हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियो नंबर 2 जो हमारी है एपिलेप्सी नाम का एक टॉपिक है। एपिलेप्सी या फिर हम उसे सीजर्स भी कहते हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में। ये सीरीज़ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की MSN2 के लिए। अगर आपने MSN2 में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना एग्ज़ाम के लिए अभी तक, तो प्लीज़ ये वीडियोज़ एंड तक देखना है। इस सीरीज़ में मैं अभी तक आपको ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी करा चुका हूँ, है ना। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एपिलेप्सी, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखना। और उसके बाद हेडेक और बहुत सारे और भी टॉपिक्स आ रहे होंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वो गूगल फॉर्म भरिए, वहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप एक कोड डाल देना जो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वो कोड डाल दोगे तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज सीजर्स? सीजर्स आर एपिसोड्स ऑफ एबनॉर्मल मोटर सेंसरी ऑटोनोमिक और साइकिक एक्टिविटी। देखो, सीजर्स में क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स बिना किसी रीज़न के सिग्नल्स, एक्स्ट्रा बिना बात के कोई भी सिग्नल से रिलीज़ करने लगते हैं, है ना। जो कि जिससे क्या होता है, हमारा जो मोटर फंक्शन है, यानी हमारे जो हाथ पैर चलते हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वो इरेगुलरली क्या होता है, बिना किसी रीज़न के वर्क करने लग जाती है ना। हमें सेंसेस फील होने लग जाती है। तो और पेशेंट जो है साइकिक एक्टिविटी करने लगता है, जो कि मतलब जिसका कोई वो नहीं है ना, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सारी चीज़ें करने लगता है। मतलब बेसिकली थोड़ा थोड़ा पागलपन वाली उसमें चीज़ें आने लगती हैं। तो एपिलेप्सी आपने देखा होगा, दौरे पड़ते हैं, है ना। हम आम भाषा में बोले अगर तो दौरा पड़ना कहते हैं इसे। तो क्यों होता है ये? रिजल्टिंग फ्रॉम सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज फ्रॉम सेरेब्रल न्यूरॉन्स। तो जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं वो एक्सेसिवली सिग्नल्स को एक दूसरे तक भेजते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक भेजता रहता है एक्सेसिवली, बिना किसी रीज़न के। तो उस कंडीशन को हम सीजर कहते हैं, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, क्यों करता है ब्रेन ऐसा? वैस्कुलर इंसफिशिएंसी। वैस्कुलर इंसफिशिएंसी मतलब कि जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा नहीं है, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और न्यूरॉन्स जो है अच्छे से फंक्शन नहीं करते फिर, ठीक है। तो हाइपोक्सीमिया, अगला जो हमारा कोज है वो है हाइपोक्सीमिया। हाइपो मतलब लो, और OX का मतलब यहाँ पर है ऑक्सीजन, एंड ईमिया का मतलब होता है ब्लड। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। जब हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन है, ब्रेन तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो जब ब्रेन तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। मेनिंजाइटिस एक अगला कोज है इसका। मेनिंजाइटिस यानी कि आपको पता होगा, मेनिंजेस होते हैं, ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, न्यूरॉन्स एक्सेसिवली जो है बहुत ज़्यादा सिग्नल्स भेजने लगते हैं। एंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन में एब्सेस बन जाना। देन उसके बाद हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर आपको पता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, और ईमिया मतलब इन ब्लड। तो यानी कि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूरॉन्स, फिर वही एपिलेप्सी वाली जो कंडीशन है वो हो सकती है अगर हाइपर ग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा दिन तक है पेशेंट को। तो डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स, कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर हो जिसमें डीजनरेशन हो, किसका, न्यूरॉन्स का, जिसमें न्यूरॉन्स जो है मरने लगे, डेड होने लगे, उस ब्रेन डिसऑर्डर में क्या होता है, एपिलेप्सी कोज हो जाता है, एपिलेप्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एपिलेप्सी के कुछ क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन है जो आपको इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इसका इम्पोर्टेंट है, और इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखो क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल सीजर्स। सो व्हाट इज़ पार्शियल सीजर्स? सीजर्स बिगिनिंग लोकली। देखो, ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना, ब्रेन के लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक मतलब हेमिस्फेयर्स होते हैं, सॉरी, लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, राइट हेमिस्फेयर होता है। तो जब किसी एक पार्ट में, किसी एक छोटे से पार्ट में जब कोई सीजर होता है ना, तो उसे हम पार्शियल सीजर कहते हैं। जनरलाइज सीजर दूसरा जो टाइप है वो है जनरलाइज सीजर। इसमें क्या होता है, कन्वल्सिव या नॉन कन्वल्सिव भी कहते हैं इसे, बायलेटरिकली सिमेट्रिक, विदाउट लोकल ऑनसेट। मतलब ये कि किसी एक जगह पर जो है सीजर्स नहीं आए हैं ब्रेन में, है ना, ब्रेन में किसी एक जगह पर प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 जगह पर प्रॉब्लम है, और बायलेटरली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। मतलब कि जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर हैं, ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं, 1 और 2, लेफ्ट एंड राइट। तो जब दोनों में प्रॉब्लम हो, है ना, इसमें भी प्रॉब्लम है और इसमें भी प्रॉब्लम है, तो जब दोनों हेमिस्फेयर में प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिक, है ना। तो ये होता है जनरलाइज सीजर्स में। तो 2 टाइप के सीजर्स बताए, पहला पार्शियल, दूसरा जनरलाइज।
पार्शियल में क्या होता है, एक थोड़ा सा पार्ट जो है ब्रेन का अफेक्ट होता है, और जनरलाइज में क्या होता है, आपके दोनों हेमिस्फेयर जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्शियल सीजर्स के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि सिंपल पार्शियल सीजर्स। सिंपल पार्शियल सीजर्स में क्या है, विद एलिमेंट्री सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती, विदाउट इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल पार्शियल सीजर्स में क्या है, ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट जो है वो अफेक्ट हुआ है, लेकिन पेशेंट जो है कॉन्शियस है, पेशेंट कोमा में नहीं गया, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोटर सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, है ना, मोटर सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब कि उसके वही हाथ पैर ज़्यादा चलना, है ना, सेंसरी उसको अलग अलग सेंसेस फील होना, ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, दूसरा जो टाइप है हमारा है वो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स होते हैं और कॉन्शियसनेस जो है इम्पेयर हो जाती है ना। इसमें क्या अलग अलग तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, विद कोग्निटिव सिम्टम्स। कोग्निटिव सिम्टम्स मतलब कि जो पेशेंट है सोचने की जो उसकी क्षमता है, जो एबिलिटी है समझने की चीज़ों को, वो जो है सही नहीं रहती है, इम्पेयर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, अफेक्टिव सिम्टम्स विद साइकोमोटर सिम्टम्स एंड साइकोसेंसरी सिम्टम्स, है ना, तो थोड़े से जो है उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक टाइप हमारा पार्शियल सीजर्स सेकेंडरीली जनरलाइज, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके क्लासिफिकेशन में, बट ये जो दो हैं ऊपर के, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल, ये आपको अच्छे से समझना है। सिंपल में क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, है ना, कॉन्शियस रहता है, मतलब पेशेंट जो है अनकॉन्शियस नहीं हुआ है और उसका जो मोटर एबिलिटी है, सेंसरी एबिलिटी है, वो अफेक्ट हो रही है। यहाँ पर क्या है, उसकी कोग्निटिव एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कोग्निटिव एबिलिटी जो है वो भी अफेक्ट होती है, मतलब कि सोचने की क्षमता जो है, ये सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं, मतलब कि पेशेंट जो है उल्टे सीधे हाथ पैर चलाने लग जाता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में। अब बात करते हैं जो जनरलाइज सीजर था, तो जनरलाइज सीजर्स में क्या होता है कि जो ब्रेन का एक पार्ट है वो अफेक्ट नहीं होता, दोनों हेमिस्फेयर अफेक्ट होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिक होता है ना, मैंने अभी बताया था, दोनों हेमिस्फेयर अफेक्ट होंगे जनरलाइज सीजर्स में। टॉनिक क्लोनिक इसके टाइप्स हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, क्लोनिक सीजर्स, एब्सेंट सीजर्स एंड एटोनिक सीजर्स। इसके आप सिर्फ नाम याद कर लो क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा क्लासिफिकेशन में, और इतना क्लासिफिकेशन इनफ है सीजर्स का। अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की। इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस जो है पेशेंट की इम्पेयर हो गई है। ठीक है, एक्सेस या लॉस ऑफ मसल टोन या फिर मूवमेंट, जो मसल टोन है, जो मसल है वो, और जो मूवमेंट है वो काफ़ी अल्टर हो गया है ना, या तो हो ही नहीं रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लॉस हो रहा है या तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, या फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर, मूड, सेंसेशन एंड परसेप्शन, तो बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा आपको पेशेंट के। साइनोसिस हो जाएगा पेशेंट को, है ना, क्योंकि हाइपोक्सीमिया, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कोर्स में, मैंने बताया था हाइपोक्सीमिया। ठीक है, वैस्कुलर इनसफिशिएंसी, मतलब कि जो ब्लड का जो ब्लड या तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पा रहा है सही से, या फिर ब्लड जो है बहुत कम जा रहा है ब्रेन तक, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, साइनोसिस होने के चांसेस हैं पेशेंट की बॉडी पे, है ना, तो ये एक अलग साइन एंड सिम्टम है। उसके बाद फिक्स जो है ना, जो जबड़ा है वो फिक्स हो जाता है एक जगह पे, मूव नहीं कर पा रहा है पेशेंट अच्छे से उसे। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट का लेंगे। उसके बाद CT स्कैन, MRI, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ में क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो सब उसमें इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ में मॉनिटर किया जाता है। फिर उसके हिसाब से देखा जाता है कि जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो कैसी है, सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ब्रेन। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एपिलेप्सी, कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं क्योंकि पेशेंट जो है साइकोलॉजिकली अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है ना, उल्टे सीधे हाथ पैर चला रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कोग्निटिव फंक्शन अच्छा नहीं है ना, सही से समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हमें कंडक्ट कराने डायग्नोसिस में। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में हमें फेनाइटोइन देना है, कार्बामजीपाइन देना है, फेनोबार्बिटोल देना है, वेलप्रोवेट और प्रीमिडोन। तो ये कुछ 5 मेन ड्रग्स हैं जो आपको अच्छे से याद करना है। इनका नाम प्लीज़ अच्छे से रट लेना बिल्कुल, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी आपको रटने का ही है, इसमें नाम में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में है बाय डिस्ट्रॉइंग माइन्यूट एरियाज ऑफ ब्रेन। देखो सर्जिकल मैनेजमेंट में एपिलेप्सी में क्या होता है कि न्यूरॉन्स एक्सेसिव सिग्नल्स भेज रहा है, तो अगर सर्जरी करके कुछ
इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो यही है कि जो ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था पार्शियल सीजर्स में, इसमें क्या होता है, सीजर्स बिगिनिंग लोकली मतलब कि ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो अफेक्ट हो गया है ना। ऐसे इसमें भी होता है कि कहीं ना कहीं वो होता है, जो ब्रेन का पार्ट है वो अफेक्ट होता है। तो अगर हम उस पार्ट को निकाल देंगे तो क्या होगा, जो ब्रेन है वापस से नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा, क्योंकि अगर कोई पार्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वो आसपास के पार्ट्स को भी अफेक्ट करेगा। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम यही कर सकते हैं कि जो पार्ट ब्रेन का ख़राब हुआ है उसे बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो उसमें नर्सिंग केयर बिफोर सीजर्स आने से पहले। सीजर्स क्या होते हैं, बार बार आते जाते रहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को सीजर्स डायग्नोस हुआ है तो उसको सीजर्स आने से पहले हम क्या करेंगे, हम उसका एयरवे चेक करके रखेंगे कि उसका जो सांस लेने का जो एयरवे है वो ओपन है, सब कुछ सही है या नहीं, कोई इंजरी पेशेंट को ना हो। अगर पेशेंट ज़्यादा ही इम्पल्सिव होता है, पेशेंट अपने हाथ पैर ज़्यादा चला रहा है, तो हम उसे रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं। रिस्ट्रेन मतलब कि हम उसका हाथ पैर बांध भी सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व सीजर्स को नोटिस करना है, कब कब उसका सीजर्स आ रहा है, क्या 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 उसका फ्रीक्वेंसी है, क्या चीज़ें हैं, वो सब मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर करना है ड्रग को। उसके बाद नर्सिंग केयर आफ्टर सीजर्स, अगर किसी पेशेंट को सीजर आ चुका है उसके बाद हम क्या करेंगे, असिस्ट बिहेवियरल एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट आफ्टर सीजर। तो पेशेंट को बिहेवियरल थेरेपी देनी है, पेशेंट का बिहेवियर नोटिस करना है और जो जो कंडीशंस हैं पेशेंट की वो अच्छे से नोटिस करनी है। गिव इंस्ट्रक्शंस टू फैमिली अबाउट गिविंग केयर, तो पेशेंट को जो भी फैमिली केयर करेगी उसके अच्छे से इंस्ट्रक्शंस उन्हें समझाने हैं, हेल्थ टीचिंग देनी है पूरी। ड्रग शुड नॉट डिसकंटिन्यूड विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर की बिना परमिशन के कोई भी ड्रग कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं करना है अपनी मर्ज़ी से, कि आराम लग गया तो डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में यहाँ पर सबसे पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो होगा रिस्क ऑफ इंजरी, क्योंकि पेशेंट जो है सीजर्स के जो पेशेंट होते हैं उनका मूवमेंट कुछ ज़्यादा हो जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है, या तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, है ना। और अनकॉन्शियस होने के टाइम भी क्या होता है, एकदम से अगर वो गिर रहा है तो फॉल की वजह से रिस्क ऑन इंजरी होने के चांसेस हैं। तो रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू सीजर्स एंड सेरेब्रल इडीमा। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस, ठीक है। हाइपरथर्मिया हो सकता है पेशेंट को। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिजीज़, टिश्यू परफ्यूजन सही से नहीं हो रहा है। डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस, क्योंकि पेशेंट का जो कोग्निटिव एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई है तो थॉट प्रोसेस भी उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताना भूल गया था बीच में। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर आता है, मैं बता देता हूँ, लास्ट में नहीं लिखना है आपको पैथोफिजियोलॉजी एग्जाम में। आपको पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, वेट, क्लासिफिकेशन के बाद। ये पार्शियल सीजर्स जनरलाइज सीजर्स है, इसके बाद आपको लिखना है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, पैरोक्सिमल डिस्चार्ज इन कोर्टिकल न्यूरॉन्स। पैरोक्सिमल मतलब सडनली क्या होगा, जो कोर्टेक्स है हमारा ब्रेन के पार्ट होता है, जो कोर्टेक्स होता है, तो कोर्टिकल न्यूरॉन्स जो है उनमें सडनली कोई भी डिस्चार्ज होना, सिग्नल्स जो है न्यूरॉन भेजने लगेंगे, ठीक है। तो इसके इन सिग्नल्स के भेजने की वजह से क्या होगा, एक सीजर जनरेट होगा, है ना। ग्रे मैटर से एक सीजर जनरेट होगा जो क्या करेगा, एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। तो जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूरॉन्स हैं बहुत ज़्यादा सिग्नल्स फायर करने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, फिर ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस। तो जो ब्रेन है, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है ना, तो उस जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स पे मेम्ब्रेन होती है, तो उससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा सिग्नल्स उसके पास आने लगेंगे तो उससे जो नॉर्मल मेम्ब्रेन है वो अच्छे से, मतलब उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, या तो न्यूरॉन्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पल्स भेजने लगेंगे, सिग्नल्स भेजने लगेंगे, या फिर भेजेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी ब्रेन का पार्ट लोकली अफेक्ट हो रहा है, मतलब कोई एक छोटा सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे फोकल सीजर्स या फिर पार्शियल सीजर जो मैंने आपको पढ़ाया। और वाइडली अगर अफेक्ट हो रहा है ना, अगर ब्रेन बहुत ज़्यादा वाइडली अफेक्ट हो रहा है, बहुत सारा पार्ट ब्रेन का अफेक्ट हो रहा है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसे हम जनरलाइज सीजर्स कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही है कि कोई भी सडन डिस्चार्ज हुआ न्यूरॉन से डिस्चार्ज होने की वजह से क्या होगा, जो आपका नॉर्मल जो मेम्ब्रेन का फंक्शन है ना, जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन्स के ऊपर कंडक्ट कराती है करंट को, उसका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा, और उसके ख़राब होने की वजह से क्या होगा, सीजर्स आने लग जाएंगे। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजी है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कोड बता दूं, अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं तो आप नीचे गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पर ये कोड डाल दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। तो इसका कोड है MSN7, ठीक है।
ये कोड आप डाल देना गूगल फॉर्म में नीचे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कुछ भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी हो, इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा आपको। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, दोबारा से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको हेडेक कराऊंगा, हेडेक पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।